डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8वीं, पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, भाग 3 और पाठ 1, कैसे, कब और कहाँ। इसमें आपको बताया गया है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार किसे कहते हैं, जो हमें अतीत के बारे में बताते हैं। तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, यानी कि उनको ताज पहनाया गया, या कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत ही उबाऊ है, यानी कि बहुत ही बोरिंग है, बस तारीखें रटते चले जाओ। और क्या इतिहास के बारे में यही धारणा है? नहीं, ऐसी धारणा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय में आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से भी है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम पहले उस समय का जिक्र करते हैं जिस समय में हम रह रहे होते हैं, और फिर उससे पहले वाले समय का जिक्र आता है। हम पहले और बाद में इन बातों का जिक्र करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही हो रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछ उठते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय का घूंट भरते देखकर इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। और रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा आदि। और सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह भी जानने के लिए उत्सुक होते होंगे कि किस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे और उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर नहीं देखा जाता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या मोबाइल का प्रयोग एकदम अचानक ही हमने शुरू नहीं किया था। इसमें पहले लोगों ने क्या है कि छोटे छोटे बटनों वाले मोबाइल शुरू हुए थे, फिर उसके बाद उससे और ज़्यादा तकनीक वाले मोबाइल आए, फिर और ज़्यादा तकनीक वाले आए, और फिर आगे ये एंड्रॉयड मोबाइल और आईफोन वगैरह आए। तो ऐसे ही एक ही दिन से ये शुरुआत नहीं हो जाती है। और इसी तरह राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती रहती हैं, और ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह एक है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों की को ही इतिहास माना जाता था, जिसमें या तो युद्ध होते थे, उनकी घटनाएं लिखी जाती थी, या फिर बड़ी बड़ी घटनाएं, कौन राजा जीता या कौन हारा और उसने किस संधि की तो किस प्रकार संधि की, ये सारा इनको इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में ही होता था। और इतिहासकार लिखते हैं कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, या किस साल उसका विवाह हुआ, या किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, या कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, या कौन सी लड़ाई जीती, या वह कब मरा, और उसके बाद कौन उसका शासक बना और उसके राज्य को किसने संभाला इत्यादि। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, फिर बाज़ार किस तरह फैले, और किस तरह से रियासतें नई बन गई और नए नए विचार पनपे, नई संस्कृति और समाज किस तरह से बदले। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं और जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम
अतीत की कहानी बुनते हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं, और अगर अध्ययन के विषय बदल दिया जाता है और अगर इन मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण होता था, और ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही ख़त्म होते हैं। और अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेल्जली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रीपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन आदि के बारे में पढ़ते हैं। इन इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का कभी भी नए ख़त्म होने वाला सिलसिला छाया हुआ था। इतिहास की इन किताबों से सारी तारीखों का महत्व, इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, उन्होंने क्या काम किए, उनकी क्या नीतियाँ थी, क्या उपलब्धियाँ थी, इसके आधार पर तय होता है। और ऐसे मानो था कि लोगों के जीवन के बारे में, बाहरी जीवन के बारे में कोई चीज़ नहीं थी। इसमें मतलब सिर्फ उन्हीं जो गवर्नर जनरल जो जितने भी आए हैं हमारे देश में उनके कार्यों के बारे में था, उनकी क्या गतिविधियाँ थी, इनके बारे में था, लेकिन आम लोगों के बारे में हमें इससे ज़्यादा पता नहीं चलता था। क्या हम इसी दौर को इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और उनके वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर एक अध्याय में कुछ सामंजस्य हो, उनका कुछ आपस में संबंध हो, और इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है ताकि आसानी से समझ आ सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होते हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उनमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती हैं, तो उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? अब इन अवधियों का हम कैसे तय करते हैं कि ये जो लिखी गई थी पहले वाली तारीखें ये ठीक थी या नहीं थी? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 काल खंडों में बांटा था, और काल खंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने भी मान लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके की समस्या कोई दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह यह है कि हम एक दौर की खासियतें, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांट देते हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज भारतीय समाज सभ्यता के मामले में यूरोप के से पीछे हैं। उन्हें लगता था कि जितने भी एशियाई समाज है, एशिया उपमहाद्वीप में जितने भी समाज थे वो सारे यूरोप से पीछे थे, और इतिहास को उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमानों का तानाशाह का राज था वहाँ पे, और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर और जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन जो है भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, और इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। और मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत में के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद से ही
के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं की जा सकती। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा जो जितना भी वो समाज था वो सब अंधकार का दौर था। और क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या आप मानेंगे कि हमारे में जब तक हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे तब तक का जितना भी हमारा जीवन था क्या ये अंधकार में था? धन्यवाद।